14 साल का भांजा घर का सौदा लाकर देता तो रोज उसमें 20 रुपए की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी ना पूछती और फिटकरी लेकर किचन के केबिन में रख देती। 1 महीने के बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन उस भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 14 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था किचन में, दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देर से कर लूं तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो यह बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज को किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान है, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता। 2-3 महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। सुबह को मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी दर्द बढ़ता जाता और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैंने 2-3 दफा अपने पत्नी से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह कभी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर तो मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। दीदी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा पति और मेरे बच्चे ना होते तो मैं जरूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 14 साल का बेटा दीप भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं दीप को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना रिक्शे से। यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां है तो स्कूल का भी कोई मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी, अभी तो यह 2 जोड़े ही लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वह 10 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वह बहुत समझदार भी हो चुका था, लेकिन वह हमें ज्यादा घुला मिला हुआ नहीं था।
क्योंकि दीदी दूसरे शहर थी और मैं दूर। यहाँ हम सब अपने मसलों में उलझे होते थे, आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। खैर दीप ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में काफी वक्त लगता था। मैं दोपहर में दीप के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 35 मिनट का सफर तय करने के बाद अस्पताल आ गया। काफी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीप के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने दीप को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी ऐसी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़वा लेती है, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसीलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दे। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते गर्मी की तपिश और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और खराब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। दीप ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। दीप ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर के काफी काम है। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि दीप चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि दीप ने वह बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ की भी काम में मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पैसे दे, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। दीप की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कि कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। दीप भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाजार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही बनाना है। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो मैंने सामान चेक किया। सब पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज थी जो सामान के साथ ही थी। मैंने हैरत से देखा कि वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वह ये क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि वह गलती से ले आया है, लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोजाना ही अब ऐसा होने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 20 रुपए की फिटकरी जरूर लेकर आता था। मैं वह फिटकरी किचन के केबिन में रख देती थी। यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। दीप मासूम सा लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे यह पूछ सकूं कि वह आखिर यह फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। अगर यह एक बार होता तो मैं सोचती कि गलती से हुआ है, लेकिन रोजाना ही यह सब हो रहा था। दीप के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वह दीप को भेज देते थे।
वरना पहले तो वह ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम था। बे औलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता हो कि वह किस तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे पति में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां दीप ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानियां कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था और वह मसला था फिटकरी का मसला। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरतों की काफी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और मेरी डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था उसे मना करूं कि यह चीज ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीप से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और दीप की बातों को सोचती रही। इसका मतलब है कि वह रात को हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं दीप की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थी और इसलिए वह मुझे रोजाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्म से मेरी ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ यह मसला। यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझसे करते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद दीप ने दरवाजा खटखटाया। उसने मुझे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है, अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कुछ ना बोला। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि उसे यह तक ना कह सकी कि रुक जाओ। सुबह दीप वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे जहाँ बहुत सारी आसानियाँ थी, वहाँ पर बहुत सारे परेशानियाँ भी जन्म लेते जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को डिब्बे से निकाला। मुझे दीप की बातें याद आने लगी तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं यह सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा कि यह सब मेरी भलाई के लिए कह रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था? मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो मैंने उससे स्नान किया। मैं काफी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी खत्म होती चली गई। मेरी यही बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसीलिए कोई इस बदबू को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोजाना फिटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी यह बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली गई और मेरी जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोजाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी, जो मुझे यही कहता था कि मुझसे बहुत ज्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि दीप ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोजाना वह फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। दीप ने बताया कि उसके दोस्त को यही बीमारी थी और रोजाना नहाने के बावजूद भी उसकी बदबू नहीं जाती थी और उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई थी। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा था। हम सब भी उससे दूर ही रहते थे उसकी बदबू की वजह से। फिर किसी वैद्य ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी यह बीमारी खत्म हो गई। दीप की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे हकीकत में रोना आ गया था और मैं काफी देर तक रोती रही, लेकिन जब मैंने उसकी लाई फिटकरी से नहाना शुरू किया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वह मेरा मसला समझ गया और उसने मेरी मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था
कि मैं औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसीलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन दीप के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में औलाद का होना कितना जरूरी है और औलाद के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से भी जान छुड़वा ली। फिर मेरी दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वैद्य जी से दवाई ली है जो मुझे अपने पति को रोजाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए आसानी हो गई थी क्योंकि मैं पति को सोने से पहले गर्म दूध का गिलास पीने की आदत थी। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी उसको बताए बगैर दूध में दवा मिलाकर देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मसला इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वह दवा देख ली थी, इसलिए खामोशी से लेते रहे क्योंकि दीप के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं और औलाद कितनी जरूरी है जिंदगी के लिए। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।